चलिए स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर, नया टॉपिक। नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। बेसिकली ये टॉपिक इन्वेंट्री वैल्यूएशन यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 हमारे इन्वेंट्री वैल्यूएशन के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? इन्वेंट्री वैल्यूएशन। ये इन्वेंट्री वैल्यूएशन है क्या? हमको कहता है आप वैल्यूएशन करेंगे। अरे 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 अरे, किसका? इन्वेंट्री का। और इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए हमारे पास एक एएस दिया हुआ है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। यानी हमको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के हिसाब से अपने इन्वेंट्री की वैल्यूएशन निकालनी है। इन्वेंट्री मींस होता क्या है भाई? बस यहीं पर गलत बोल दिए, हम जान रहे थे यही मुंह से निकलेगा। इन्वेंट्री इंक्लूड्स स्टॉक। इन्वेंट्रीज इंक्लूड्स स्टॉक। इन्वेंट्री में स्टॉक शामिल है। केवल स्टॉक ही होता है जरूरी नहीं, लेकिन स्टॉक की तरह के दूसरे आइटम भी होते हैं, स्पेयर पार्ट्स एंड लूज टूल्स। हम उन स्पेयर पार्ट्स और लूज टूल्स की बात कर रहे हैं विच आर नॉट कवर्ड अंडर AS 10। सर अब ये कौन सी वाला होती है नॉट कवर्ड अंडर? AS 10 में हम लोग PPE पढ़ते हैं। क्या? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। प्रॉपर्टी प्लांट एंड यानी फिक्स्ड एसेट्स की बात करते हैं। वहां पर किसकी बात करते हैं? हाँ, फिक्स्ड एसेट, टेंजिबल एसेट्स की बात करते हैं, इनटेंजिबल की बात नहीं करते। तो AS 10 में अगर कोई प्रॉपर्टी यानी कि लूज टूल्स शामिल हो गया, अगर उसने AS 10 की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर लिया, तो भैया यहाँ AS 2 में मत ले आना इसको, फिर AS 2 के हिसाब से ही कवर करना, AS 10 के हिसाब से करना। बात समझे? अगर कोई फिक्स्ड एसेट की टर्म्स कंडीशन को पूरा करता है तो फिर AS 10 में जाओ, फिर इन्वेंट्री क्यों मान रहे हो? बात समझ में आई? कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे इन्वेंट्री में 3 चीजें शामिल होती हैं। पहला स्टॉक, दूसरा स्पेयर पार्ट्स और तीसरा लूज टूल्स। ये होते क्या हैं? स्टॉक इटसेल्फ 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? एक होता है रॉ मटेरियल का स्टॉक, बोलो भाई। दूसरा होता है WIP का स्टॉक, जिसको हम वर्क इन प्रोग्रेस या वर्क इन प्रोसेस बोलते हैं। और तीसरा होता है फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक। मेरी बात समझ में आ रही है? यानी ये टोटल मिलाकर हमारी इन्वेंट्री वैल्यूएशन 3 चीजों को कवर करती है, स्टॉक, स्पेयर पार्ट्स एंड लूज टूल्स। स्टॉक इटसेल्फ 3 चीजों को कवर करेगा, रॉ मटेरियल का स्टॉक, फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक और WIP का स्टॉक। 3 चीजों को कवर करेगा। अच्छा, ये स्पेयर पार्ट्स क्या होते हैं? हम इस पेन को बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, तो इस पेन को बनाने के लिए हमको प्लास्टिक चाहिए? नहीं चाहिए? लीड चाहिए, इंक चाहिए, सब चाहिए ना? तो कहने का मतलब ये जो हम सामान खरीदते हैं बेचने के लिए या कुछ नया प्रोडक्शन करने के लिए, तो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि जो सामान हमने खरीदा एज सच फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए, वो कहलाएगा रॉ मटेरियल। तो अगर मेरे पास इस प्लास्टिक का मटेरियल पड़ा हुआ है तो मेरे लिए रॉ मटेरियल है, वो फिनिश्ड गुड्स नहीं है, क्योंकि अभी वो पेन में कन्वर्ट नहीं हुआ है। प्लास्टिक पड़ी हुई है, इस डब्बे में कन्वर्ट करनी बाकी है, तो रॉ मटेरियल है वो मेरे लिए, क्योंकि अभी वो डाई में गया नहीं है, प्रोसेस में गया नहीं है। और फिनिश गुड्स में अगर हम किसी रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं तो 2 चीजों की जरूरत पड़ती है। रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें लेबर लगाना होता है और ओवरहेड्स लगाने होते हैं, खर्चे। यानी अगर रॉ मटेरियल उस प्लास्टिक पर लेबर और ओवरहेड का खर्चा लगा दिया जाए तो क्या बन जाएगा? रॉ मटेरियल पर अगर लेबर और ओवरहेड दोनों लगा दिए जाएं तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा फिनिश्ड गुड्स।
उधर क्यों देख देख कर हंस रहे हो? उधर देख रहे हो हंस रहे हो। कि मेरी बातों से हंसी आ रही है। अच्छा, हमने ऐसा हमने तो यही बोला, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए दो चीजें चाहिए, तो इसमें हंसने की क्या? अच्छा चलो, फिर सुनो। अगर मैंने कहा कि ये पेन रॉ मटेरियल, इसकी जो प्लास्टिक है वो रॉ मटेरियल है मेरे लिए, और ये मेरा फिनिश गुड्स है, अगर ये पेन बन गया तो हम एक एग्जाम्पल थोड़ा चेंज कर रहे हैं और तुम लोगों को बताते हैं कि नए तरीके से इसी चीज को। किसको पकड़े? ऋषु को पकड़ते हैं। ये रोड है, ठीक है ना? ये बाइक अपनी उठाया, बाइक थी इसकी 2,000 नहीं 2 लाख, 2 लाख की बाइक उठाया और रास्ते में दौड़ा दिया। यहाँ लिखा हुआ था, भाई साहब कृपया धीरे चलें, आगे कार्य प्रगति पर है, वर्क इन। अब इसका ईगो हर्ट हो गया, इसने कहा धीरे चलें, ऐसे कैसे धीरे चलें? अब तक तो चल रहे थे हम 40 की स्पीड से, अब स्पीड बढ़ा दिया, 80 कर दिया। ऐसे कैसे कोई इसको मना कर सकता है धीरे चलने के लिए? रोड साइड पर देखा नजर घुमाकर तो यहाँ कंक्रीट पड़े हुए थे, हाँ या ना? थोड़ा आगे यहाँ ड्रम्स रखे हुए हैं, तारकोल, हाँ या ना? और थोड़ा आगे गया तो तारकोल और कंक्रीट नहीं बिछाया, वो नहीं जल रहा है, आग लगी हुई है उसमें, इसका मतलब काम चल रहा है। और उसके आगे देखा तो बुलडोजर है और बिछा रहे हैं सड़क पर। मेरी बात समझ में आई? अब ये बताओ, ये रॉ मटेरियल है कि फिनिश्ड गुड्स है? ये रॉ मटेरियल है कि फिनिश्ड गुड्स है? ये रॉ मटेरियल है कि फिनिश्ड गुड्स? ये WIP है। दे रहे नाम दे रहे, चिंता मत करो, ये तुम्हारा WIP है, क्योंकि रॉ मटेरियल तो ये था, गिट्टी तुम छू सकते थे, फेंक भी सकते थे, तारकोल भी तुम छू सकते थे, फेंक सकते थे, इसको छू कर बताओ। इस पर काम हो चुका है, यानी इसमें केवल मटेरियल ही नहीं लगा, इसमें लेबर भी लग गया और ओवरहेड भी लग गया। मेरी बात समझ में आई? आगे ये बुलडोजर चल रहा है, बुलडोजर कहेंगे, क्या कहते हैं उसको? बुलडोजर ही नहीं, रोड रोलर, सॉरी सॉरी सॉरी, रोड रोलर चल रहा है। बताओ। हाँ बात तो सही है, रोड रोलर ही है। हाँ ये बताओ, जिस सड़क पर ये रोड रोलर चल रहा है वो फिनिश गुड्स है या नहीं? पक्की बात है ना? वो अभी WIP है, क्योंकि अभी काम चल रहा है, अभी तो काम चल रहा है, ऐसे कैसे फिनिश गुड्स हो गया? ये भी WIP है, ये भी पूरा काम नहीं हुआ था, ये भी WIP है, इस पर भी मटेरियल लग चुका है, लेबर लग चुका है, ओवरहेड लग चुका है, लेकिन अभी कुछ ओवरहेड और लेबर लगना बाकी है। आगे चला तो यहाँ पर रोड बनकर रखी हुई है, हाँ या ना? तो ये फिनिश गुड्स है या WIP है? ये WIP है, क्योंकि आगे लिखा हुआ है इस सड़क पर चलना मना है। नहीं नहीं, अरे ऐसे कैसे चलने के लिए अलाउ कर दिया जाएगा? रास्ता तो पूरा खोला जाएगा ना, तुम्हारे लिए यहाँ पर डाइवर्जन क्यों किया रहता है? इधर से जाएं, ये नई रोड है, 2 लाख की मोटरसाइकिल चला देगा गरम गरम गिट्टी पर कि नहीं? नहीं समझे? ये भी अभी WIP है, क्योंकि इसमें से ये जो हटाना बाकी है, अभी इस पर काम होना बाकी है, जब तक ग्रीन सिग्नल ना मिल जाए उसका, तब तक वो WIP ही रहेगा। अब बात समझ में आई? यानी WIP के 10 फॉर्म्स हो सकते हैं। एक पे मटेरियल पूरा लग गया, लेबर 100% लग गया, ओवरहेड 80%, क्या है ये? WIP है या फिनिश गुड्स? क्योंकि अभी इस पर कुछ लगना बाकी है। 100% मटेरियल, 80% लेबर, 100% ओवरहेड,
100% मटेरियल, 80% लेबर, 80%। तो सोचो WIP के कितने तरीके हो सकते हैं। तब तक ये WIP रहेंगे जब तक तीनों, यानी रॉ मटेरियल को अपनी जगह से उठाया, अब वो रॉ मटेरियल ना रहा, वो WIP में कन्वर्ट हो गया। नहीं समझे? कुछ रॉ मटेरियल हाथ में रखा हुआ है तो कुछ पर काम चल रहा है, कुछ पर लास्ट स्टेज में चल रहा है, तो अलग अलग WIP हो सकता है। और इतने तरीके के एक फैक्ट्री में WIP हो सकते हैं कि कैलकुलेशन करना भी नेक्स्ट टू पॉसिबल हो सकता है। जब तक कैलकुलेशन करें तब तक उस पर थोड़ा और काम हो गया। नहीं समझे? तो WIP के लिए, सिंप्लिसिटी के लिए, एज अ स्टूडेंट तुम लोग को बस इतना याद रखना है, इफ नथिंग इज गिवन इन योर क्वेश्चन दैट व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ वर्क ऑन दोस थिंग्स, तो आप ये मान लोगे इफ नथिंग given, if it is clearly given to you that 100% of the material, 80% of the labor, 70% of the overhead is done, तो हम इसी हिसाब से काम करेंगे if it is given in the question. But if nothing is given in the question, then we are needed to assume that 100% of the material, 50% of the labor and 50% of the overhead has been done. That's it. ये एक normal assumption तुम लोग को हमेशा अब याद रखना है। जब तक आपका CACM में कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक हमेशा याद रखना है कि if nothing is given about the percentage of completion on WIP, then we have to assume that the 100% of the material, 50% of the labor and 50% of the overhead has been used. That's it. हमेशा के लिए। ठीक है? अगर क्वेश्चन में दिया है 90% मटेरियल, 100% लेबर, 80% ओवरहेड, then yes, this is the percentage of completion which is given to you clearly, and according to that we will solve the question. हाँ या ना? लेकिन अगर नहीं दिया है तो क्या मानेंगे? WIP के केस में कुछ ना दिया हो तो 100% मटेरियल, 50% लेबर, और यही चीज फिनिश गुड्स के बारे में कितना? तीनों 100। बेटा जब तीनों 100 लग ही गया है तो अब उसमें कौन सा WIP? जिस दिन तीनों 100% लग गया तो वो WIP नहीं रहेगा, वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ये है बेसिक। तो अभी तक हम लोगों ने देखा इन्वेंटरी इंक्लूड्स 3 थिंग्स, स्टोर्स, स्पेयर पार्ट्स एंड लूज टूल्स। स्टॉक, स्पेयर पार्ट्स एंड लूज टूल्स। स्टोरी आ गया, स्टॉक, स्पेयर पार्ट्स एंड लूज टूल्स। स्टॉक में 3 चीजें हो गई, वो क्लियर हो गया। ये स्पेयर पार्ट्स क्या होते हैं और लूज टूल्स क्या होती है? जो मोटरसाइकिल लेकर दौड़ा रहा है ना, जिस शोरूम से ये निकलवाने के लिए गया था, तो मोटरसाइकिल की कॉस्ट इसको पड़ रही थी 1,80,000 की। इससे कहा हैंडल ग्रिप लगा दो फैंसी, लेग कवर लगा दो, दौड़ाते हैं गाड़ी, पता नहीं पैर वैर में चोट लग जाए, तो अच्छा खासा लेग कवर लगवा दो, पीछे फैंसी लाइट लगवा दिया। ऐसे का देख रहे हो? ऐसे फैंसी लाइट लगवा दिया, तो ये 20,000 रुपए और लग गए। तो टोटल मिलाकर कितना लग गया? ये जो फैंसी लाइट लगवाया, लेग कवर लगवाया, लेग कवर गाड़ी में लगवा रहा है, लेग में नहीं लगवा, लेग कवर गाड़ी में लगवा रहा है, और दूसरा जो हैंडल ग्रिप वगैरह लगवाया, ब्रेक ग्रिप लगवाया, ये सारी की सारी चीजें जो अलग से लगवा रहे हैं, ये बाहर से खरीदेगा, शोरूम से, शोरूम पे ही मिलेगा, कहीं और नहीं जाने की जरूरत पड़ेगी। कहाँ मिलेगी? जब शोरूम से ही वही सामान खरीदेगा तो शोरूम वाले ने तो इसको मोटरसाइकिल देनी है और उसमें कुछ स्पेयर पार्ट्स या लूज टूल्स ऐड करके देने, इससे कुछ एसेसरीज ऐड करवा दी। वो एसेसरीज वो शोरूम वाला बेचने के लिए ही तो रखा है, तो दैट इज कॉल्ड स्पेयर पार्ट्स। स्पेयर पार्ट्स वो स्टॉक की तरह काम करता है, इन्वेंट्री की तरह काम कर रहा है, बिकॉज दोस थिंग्स आर हेल्ड फॉर सेल। पक्की बात? अच्छा, फर्स्ट एड बॉक्स देखा होगा, रिंच हो गया, ये कहाँ बाहर से मिलता है क्या? तो वहीं मिलता है। स्टेपनी वगैरह वहीं मिलती है। तो क्या है वो? लूज टूल्स है, वो भी बेचने के लिए ही रखा हुआ है इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस। अगेन दैट इज द पार्ट ऑफ द स्टॉक, यू कैन से। तो स्टॉक में स्टॉक हो गया, स्पेयर पार्ट्स हो गया और लूज टूल्स। क्लियर है? AS2 डिफाइन करता है इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज एसेट्स होती हैं जो हेल्ड की जाती हैं, रखी जाती हैं फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। हाँ, इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, फॉर कंजम्पशन इन द प्रोडक्शन, यानी ये फिनिश गुड्स हो गया। इन्वेंट्रीज वो होती हैं जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में सेल के लिए रखी जाती है, फिनिश गुड्स, उसी में ही तो बिजनेस कर रहे हैं। अच्छा, इन द प्रोसेस WIP, फॉर द कंजम्पशन रॉ मटेरियल,
यूज करेंगे रॉ मटेरियल को तभी तो फिनिश गुड्स बनेगा। ये हमारे हैं। इसमें शामिल हैं मेंटेनेंस सप्लाईज और कंज्यूमेबल्स, वही चीजें जो मैंने बताई। अदर देन द मशीनरी विच आर कवर्ड अंडर सेक्शन AS10, तो AS10 वाली चीजों को हटा देना। वो AS10 में कवर होगी, फिक्स एसेट है, उसको स्टॉक मत मान लेना, ठीक है ना। अगर कोई चीज मशीन का हिस्सा है तो उसको मशीनरी AS10 में ले जाओ ना, पक्की बात है। नहीं भी लिखते तो भी हम यही मानते। चलें आगे, पक्का। ये जो इन्वेंट्री का वैल्यूएशन है ये हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 से कवर होता है। किससे कवर होता है? यानी जो हम लोग आगे सीखने जा रहे हैं वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 बताएगा कैसे वैल्यूएशन करना है। लेकिन कुछ अलग से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं वैल्यूएशन के पर्पस के लिए स्पेसिफिकली। जैसे कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है, बिल्डिंग बनता है, रोड बनता है, डैम बनता है, ब्रिज बनता है। मेरा बिजनेस ही वही है कि मैं रोड्स बनाऊं, तो रोड्स मेरे लिए रॉ मेटेरियल, वो मेरे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस हो गया ना। रोड्स अगर मैं बनाता हूँ, डैम बनाता हूँ, ब्रिजेस बनाता हूँ, तो मेरा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है ना, है कि नहीं है? वो मेरा स्टॉक हो गया ना। लेकिन उसके लिए मेरे पास एक अलग से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जिसका नाम है AS। तो इधर मत आना, उसके लिए एक अलग AS बना हुआ है, AS2 से वो वैल्यूएशन मत कर देना। तो हम AS7 जब पढ़ेंगे तो उस समय देखेंगे कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में बिल्डिंग, रोड, डैम, ब्रिज जो हम बनाते हैं बेचने के लिए, वो भी मेरा स्टॉक ही है, लेकिन उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा, दैट इज इन अकॉर्डिंग विद योर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7। तो इसको यहां से गोली मारो, AS2 में नहीं आएगा। हाँ या ना? जो शेयर डिवेंचर खरीदते हैं बेचने के लिए, हमने शेयर स्टॉक डिवेंचर्स रखे हुए हैं बेचने के लिए, भैया यहां मत देना। हाँ या ना? बोलो। उसके लिए बना हुआ है, देखेंगे हम लोग वहां पर, यहां मत देखना, पक्की बात है। प्रोड्यूसर इन्वेंट्रीज, जानवर हो गए, हाँ या ना, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हो गए, भैया उसको यहां से हटाओ, उसका वैल्यूएशन यहां से नहीं होगा। यानी लाइव स्टॉक का, एक तरह से एग्रीकल्चरल आइटम का क्या क्या हटा दिया गया? AS7 हटा दिया गया, AS10 भी हटा दिया गया, AS13 हटा दिया गया, फॉरेस्ट प्रोडक्ट और एग्रीकल्चर और लाइव प्रोडक्ट्स हटा दिए गए, लाइव स्टॉक्स, ठीक है ना। ये चीजें हटा दें। कैसे मेजरमेंट करते हैं स्टॉक का, ढंग से सुनेंगे। अब यहां से आपका शुरू होती है कहानी। जो हमारा इन्वेंट्रीज होता है ना, बैलेंस शीट देखते हो ना, बैलेंस शीट में लिखते हैं ना स्टॉक, यहां लिखते हैं ना स्टॉक, और यहां लिखते हैं रॉ मटेरियल का स्टॉक, WIP का स्टॉक और फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक। जानते हो? नहीं सर, नहीं जानते। यहां पर जो स्टॉक की वैल्यू दिखती है वो दिखती है कॉस्ट पर या नेट रियलाइजेबल वैल्यू, जो दोनों में से कम हो। यानी जो हम लोग बैलेंस शीट में अपना स्टॉक दिखाते हैं ना, इन दो वैल्यूज में से जो कम हो उस पर दिखाते हैं। अब मैं आप लोगों से अगर कुछ पूछूं तो आप लोग उसका गलत जवाब देने के लिए तैयार है। ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है ना? जवाब दोगे गलत ना? एक बच्चा था, हर बार एग्जाम में फेल होता था और खूब लात खाता था। 2 बार फेल हुआ, तीसरी बार टॉप कर गया। तो सब हैरत में कि भाई ये बच्चा टॉप कैसे कर गया, अब तक तो ये फेल होता था, अब टॉप करने लगा। तो उससे पूछा गया भाई वो सीक्रेट बताओ। तो उसने कहा अब तक जो सामने वाला टिक करता था वही टिक कर देते थे, अब जो टिक करता था उसका उल्टा कर दिए तो टॉप कर। वही वो बोल रहा है। तो ट्रेडिंग अकाउंट है, जरा ढंग से सुनना। यहां हम लोग लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। यहां हम लिखते हैं परचेजेस और यहां हम लिखते हैं सेल्स, और यहां लिखा मैंने क्लोजिंग स्टॉक। ये कौन सा साइड है? और ये अच्छा, सेम चीज अगर बैलेंस शीट की बात करें,
ये डेबिट साइड होता है, ये क्रेडिट होता है, ये बैलेंस शीट होती है, इधर एसेट्स लिखते हैं और इधर लायबिलिटीज लिखते हैं। तो स्टॉक कहाँ लिखेंगे? लायबिलिटीज की तरफ, तो स्टॉक यहाँ लिखते हैं। ये क्लोजिंग स्टॉक। हाँ, बता सकते हो कैसे, ऐसे दो जगह क्यों? ये हमारा एसेट है कि नहीं है? और ये हमारा एसेट है कि नहीं है? ये हमारा एसेट है कि नहीं है? अरे है या नहीं? मार खाओगे तुम लोग। एक्सपेंस, स्टॉक एक्सपेंस होता है। एक मिनट, हाँ सेठ जी, स्टॉक है तो हम भी जान रहे स्टॉक है, लिखा हुआ है। हाँ बोलो क्या? ये तो स्टॉक है, ये तो कंफर्म है सबको, और एसेट है हमारी। तो ये क्या है? हाँ बोलो कोई, अंकित बोलो बाबू। तो काहे के लिए लिखे हो एसेट नहीं है तो? अगर हम कहते हैं, सुन लो, इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट द एंड ऑफ द ईयर, एडजस्टमेंट में यही तो आज तक पढ़ा है। इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट रुपीज 2 लाख, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं स्टॉक 2 लाख, लिखते हैं, दो जगह लिखते हैं, वो भी यहाँ भी। फर्क क्या है? मतलब क्या मतलब है क्या ये तो समझ में आ रहा है। ये वाला, ये हमारी एसेट है, ये क्या है फिर? हाँ पीछे, क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा। अच्छा, क्वेश्चन आंसर नहीं आ रहा, बोलो, हम बोले, सही बोल रहे हो। इसने, बच्चे ने सही बोला, अलीशा ने सही बोला, बता चुके हैं शायद तुम लोग को ये एक बार। अगर नहीं बताया है तो ढंग से सुनो। बेसिकली ये मेरा एडवांस खर्चा है। क्या है? जैसे हम सैलरी किसी को देते हैं, मान लो 1 महीने में 1000, तो 15 महीने में कितना, लेकिन देना कितना था? 12,000। 12 महीने में 12,000 देना था, 3,000 ज्यादा दे दिया, तो क्या लिखते हैं? माइनस प्रीपेड। तो अगर हम यहाँ लिख दें बाई प्रीपेड, कोई फर्क है क्या? प्रीपेड सैलरी लिख दें, ये इस साल का खर्चा नहीं है, ये अगले साल का खर्चा है। तो इंस्टेड ऑफ डिडक्टिंग इट आउट फ्रॉम द रेलिवेंट एक्सपेंसेस, वी शो इट इन द क्रेडिट साइड। इज देयर एनी प्रॉब्लम? Yes, problem is there because we are preparing the trading and PL account which represent the summarization of the books of account. तो हम लोग इसको दो जगह नहीं लिख सकते। We are needed to deduct it out from the salary. हमको इसको सैलरी में से माइनस करना चाहिए, लेकिन अगर ऐसे लिखते हैं तो क्या कोई प्रॉब्लम है क्या? अल्टीमेटली you will find the same result. हम प्रीपेड यहाँ से माइनस कर दें 3,000, 15,000 में से 3,000, यहाँ 12,000 लिखें तब भी तो वही आंसर आएगा। या ऐसे लिख दें 15,000 और इधर लिख दें 3,000, कोई दिक्कत है क्या? सेम यही चीज स्टॉक के बारे में है। ये हमारा, मान लो शुरू में 1 लाख रुपए का स्टॉक था और 5 लाख रुपए का और खरीदे, टोटल मेरे पास हाथ में कितना माल आ गया? 6 लाख। 2 लाख बच गया है, वो इस साल यूज नहीं हो पाया है, खर्चा हो गया है लेकिन वो इस साल यूज कब होगा वो? तो उसको हटाना है ना। तो ये वो खर्चा है जो हो चुका है लेकिन हमने उसको यूज, तो उसको अगले साल यूज करेंगे, तो अगले साल के खर्चे में डालना। तो उसको यहां से माइनस करने के बजाय हम लोग कहां लिख देते हैं? क्रेडिट्स। ठीक है ना? अब समझ में आई? दिस इज जस्ट लाइक योर एडवांस एक्सपेंसेस। चले आगे। तो हम लोग जो वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं, इसकी वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली ये कवर हो जाएगा, एक ही अमाउंट आता है। चल सकते हैं आगे। तो हम लोग स्टॉक को दिखाते हैं कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस।
चाहे स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हो, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस, चाहे कॉस्ट ऑफ स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी हो, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस, चाहे स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स हो, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस। चल सकते हैं? तो इन्वेंट्रीज मस्ट बी वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी लोअर ऑफ। अब ये कॉस्ट क्या होता है हमें वो बताइए सर, कॉस्ट क्या होती है वो हमें बताइए। तो हमें दो चीजें जानने की जरूरत है, कॉस्ट पता चल जाए और एनआरवी पता चल जाए। सबसे पहले हम एनआरवी को निकाल कर किनारे कर दें, 2 मिनट लगेगा समझने में, 2 से 4-5 मिनट लगेगा, खत्म हो जाएगा। एनआरवी ले देख ले, इसको हम लोग कहते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू। क्वेश्चन दें, गलत जवाब दोगे? गलत जवाब दोगे? चलो हम पहले मतलब बता देते हैं, उसके बाद सवाल पूछेंगे, उसके बाद गलत जवाब देना तुम लोग, ठीक है ना? पहले मतलब बता दे। नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब होता है स्टॉक की वो वैल्यू जिसको हम सेल कर सके, कुड बी सोल्ड, और जितने में सेल कर सके उसमें से एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस हटा लो, एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस, ये मेरा कहलाता है एनआरवी। मान लो हमारे पास 200 यूनिट्स हैं और उन 200 यूनिट्स को हम बेच सकते हैं 20,000 में, और उसको 20,000 में बेचने पर हमारा जो खर्चा होगा वो 2,000 होगा, ब्रोकरेज वगैरह, सेलिंग एक्सपेंसेस। तो हमारा एनआरवी कितना हो गया? और अगर स्टॉक की कॉस्ट निकाली गई थी वो आई थी हमारी 15,000, कॉस्ट ऑफ स्टॉक, तो कितने पर दिखाएं? 15,000 पे। तो कॉस्ट अभी हम लोग देख नहीं रहे, हम एनआरवी की बात कर रहे हैं। तो अगर 20,000 में बेच सकते हैं, 2,000 रुपए बेचने पर खर्चा आ सकता है, तो हमारा एनआरवी कितना हो गया? 18,000। पक्का? अब क्वेश्चन दें, गलत जवाब दोगे? चलो पहले इजी वाला बता दो, फिर तुम लोगों से टफ वाला। 500 इंटू कितना हो गया? माइनस एक्सपेंसेस कितना? तो कितना हो गया ये? कोई दिक्कत किसी को? आए वही तो हम भी सोच रहे हैं, आए नहीं, पूरा 200 रुपए के हिसाब से बेचा है। हम तो पहले से ही जान रहे थे तुम लोग का जवाब घटिया होगा, तो कह रहे गलत जवाब ही मांगे तो गलत दे दिया, दिक्कत क्या है? तो तुम लोग तो मेरी क्या मेजरमेंट पर सही उतरे, खरे उतरे। हाँ बोलो भाई, हाँ बोलो पीछे, हाँ बोलो। ताली बजाओ इसके लिए जो जोरदार।
अरे जो सामान बिक चुका है इंसानों, वो स्टॉक कहाँ है मेरा? पहले तो ये देखो, हैज बीन सोल्ड और खर्चा वेयर इनकर्ड, तो भैया स्टॉक है कहाँ मेरे पास, हमको ये बताओ। जीरो। यस सर। ये बोली भी बीच में हैज बीन, हमें लगा पकड़ ली लेकिन पता चला कि गलत जगह गए हाँ बोलो, हैज बीन गलत था ना? तो हम लोगों ने एनआरवी देख लिया, अब किसको देखने की बारी है? कॉस्ट। कॉस्ट में क्या क्या शामिल होता है हमें ये बताओ। सबसे पहले परचेज कॉस्ट। ना ना ऐसे ना, ऐसे ना, स्टॉक की कॉस्ट में हर एक वो आइटम शामिल होगा जो स्टॉक, बोलने दो, जो स्टॉक को प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन में लाने के लिए जरूरी। वर्ड क्या यूज किया मैंने? All the costs shall be the part of the stock costs which are necessary to bring the stock in its present condition or location. That's it. All those will shall form part of the stock. हम माल खरीदने गए 10 लाख रुपए का, इंपोर्ट ड्यूटी दी, क्या उसका हिस्सा होगा? हाँ, बिना उसके सामान खरीद नहीं सकते। हमने उस सामान को लाने पर फ्रेट दिया, क्या वो स्टॉक का हिस्सा है? हाँ, क्योंकि बिना भाड़ा दिए सामान लाएगा कौन? हमने उस सामान को चढ़ाने और उतारने का पैसा दिया, लोडिंग एंड अनलोडिंग, क्या वो स्टॉक का हिस्सा है? हाँ, वो स्टॉक का हिस्सा है, क्योंकि बिना उसके तो सामान आ नहीं पाता। हमने उस सामान को लाने के लिए कमीशन दिया खरीदने पर, क्या वो उस सामान का हिस्सा है कॉस्ट का? हाँ है, क्योंकि बिना कमीशन दिए हम सामान सस्ते दाम पर या अच्छा सामान नहीं खरीद पाते। हमने उस सामान को गोडाउन में रखा और 10,000 रुपए किराया दिया, तो क्या वो किराया हमारे स्टॉक का हिस्सा बनेगा? अरे रुको एक मिनट, हाँ बोलो। करेक्ट। क्या क्वेश्चन नहीं बनेगा या हिस्सा नहीं बनेगा? हाँ बोलो, हाँ बोलो बोलो बोलो। एक मिनट, हाँ कोई नहीं, जवाब कोई नहीं देगा, हम केवल हाँ या ना में पूछना। हाँ बोलो, पीछे छुप, हाँ। अरे वाह, हाँ बोलो। ये इसका हिस्सा नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, ऐसे ऐसे नहीं, नहीं बनेगा। पूछो क्यों? बोलने दो। हाँ, तुम लोग अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो ना? बोलो बोलो। ये इसका हिस्सा नहीं बनेगा। मैंने कहा प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन में जो खर्चा होता है लाने के लिए। स्टॉक रॉ मटेरियल का बन गया, अब इस पर जो खर्चा होगा वो रिकरिंग नेचर का होगा, वो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होगा, न कि स्टॉक का कॉस्ट का हिस्सा होगा। Once the stock is stored, now the expenditure incurred on that shall not form part of the stock. That's it. एक बार सामान आपने प्रेजेंट कंडीशन और लोकेशन में लाकर रख दिया, अब इसके ऊपर कुछ भी खर्चा हो, चाहे इंश्योरेंस का खर्चा हो, लाने का जो इंश्योरेंस था वो इसका हिस्सा था, लेकिन स्टॉक को रखने का जो इंश्योरेंस होगा वो इसका हिस्सा, कॉस्ट का हिस्सा नहीं होगा। जो रेंट जाएगा वो उसका हिस्सा नहीं बनेगा। जो स्टोर कीपर का खर्चा होगा, क्लर्क का खर्चा होगा या गार्ड का खर्चा होगा, सिक्योरिटी गार्ड का, वो उसका खर्चा नहीं माना जाएगा, वो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में आएगा। अब समझ में आई बात? क्लियर हुआ? वंस स्टॉक इज स्टोर्ड,
नाउ द फर्दर एक्सपेंडिचर शैल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द स्टॉक कॉस्ट, दैट्स इट, ये याद रखना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। हो गया खत्म। अब उस परचेज कॉस्ट में हम लोगों ने WIP अगर निकाल रहे हैं तो रॉ मटेरियल का सर हम लोग को पता चल गया। अगर हम फिनिश्ड गुड्स की बात करें तो आप कहेंगे सर परचेज कॉस्ट जोड़ दीजिए रॉ मटेरियल का, उसमें हम प्लस कर दें कन्वर्जन कॉस्ट। समझ में आई बात? कन्वर्जन कॉस्ट में कौन कौन सी कॉस्ट शामिल होती है? लेबर प्लस ओवरहेड। यानी रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करने पर, फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करना है ना रॉ मटेरियल को, रॉ मटेरियल को किस में कन्वर्ट करना है? तो इस पर दो खर्चे और होते हैं, लेबर एंड ओवरहेड, इन दोनों को हम मिलाकर कहते हैं कन्वर्जन कॉस्ट। तो रॉ मटेरियल में प्लस कर दो लेबर एंड ओवरहेड, टोटल मिलाकर आ जाएगा फिनिश्ड गुड्स। इज इट क्लियर? हाँ या ना? ये भी क्लियर हो गया। प्रॉब्लम आती है WIP की, किसकी? तो मैंने वो पहले ही क्लियर कर दिया है। इफ द डिटेल्स आर गिवन टू यू रिगार्डिंग द परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ द वर्क, तो हम उसी हिसाब से काम करेंगे। इफ नथिंग इज गिवन तो रॉ मटेरियल मान लेंगे पूरा खर्च हुआ है, लेबर जितना खर्च होना चाहिए था पूरे सामान पर उसका आधा, और ओवरहेड जितना खर्च होना चाहिए था पूरे सामान पर उसका आधा। बात समझ में आई? वो बन जाएगा हमारा WIP। तो अब हमें ना रॉ मटेरियल की कॉस्ट की दिक्कत आएगी, ना लेबर, ना रॉ मटेरियल, ना फिनिश्ड गुड्स और ना WIP, तीनों का कॉस्ट हम लोग निकाल लेंगे। तो हम लोगों ने अब तक सीखा यही कि इन्वेंट्रीज को हम लोग बैलेंस शीट में दिखाते हैं या तो कॉस्ट पे या फिर NRV, जो दोनों में से लेस होता है। तो ये मैटर क्लियर है। मेथड क्या होगा ये भी तो पता चले। हम लोगों ने ये देख लिया, हम लोगों ने ये देख लिया। इसको अभी स्टॉप करते हैं, ठीक? हम लोगों ने ये देख लिया, इसको अभी स्टॉप करते हैं। समझ में आई बात? बोलो भाई। एक्सक्लूजन मैंने बता दिया, स्टोरेज कॉस्ट जो सामान को रखने के लिए होता है जरूरी, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ये मैंने बता दिए। हाँ या ना? इसको अभी हम स्टॉप करते हैं। आते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कॉस्ट फॉर्मूला। मेथड क्या होगा? दो तरीके दिए हुए, कितने? पहला तरीका अगर काम ना आए तो दूसरे तरीके में चले जाओ। मैंने क्या बोला? पहला तरीका काम ना आए तो दूसरे तरीके में चले जाओ। एक बात बताओ, रॉ मटेरियल खरीदा, फिर रॉ मटेरियल खरीदा, फिर रॉ मटेरियल खरीदा, फिर रॉ मटेरियल खरीदा, साल भर खरीदते रहते हैं ना? ये 10 रुपए का, ये 12 रुपए का, ये 9 रुपए का, ये 8 रुपए का, ऐसे खरीदते रहते हैं सामान। और ये सामान खरीदते गए, बेचते गए, सेल, सामान बेचते गए, सेल, सामान बेचते गए, सेल। उसके बाद पता चला कुछ नहीं बिका तो वो बच गया हमारा स्टॉक। मान लेते हैं रॉ मटेरियल का स्टॉक। बोलो किसको माने? ये वाला माने ये वाला रॉ मटेरियल, ये वाला माने रॉ मटेरियल, ये वाला माने रॉ मटेरियल, या ये वाला माने रॉ मटेरियल? ये हम कौन होते हैं बोलने? तो इसको कहा जाता है स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। इफ वी कैन आइडेंटिफाई दैट दिस स्टॉक बिलोंगिंग्स टू दिस लॉट, अगर हमें मालूम है कि ये स्टॉक ये वो वाला लॉट है जो आया था, तो उस पर वैल्यूएशन कर लो ना, प्रॉब्लम क्या? दिस इज नोन एज स्पेसिफिकली आइडेंटिफिकेशन मेथड। या सामान अलग अलग तरीके का आता है तो सबको तो मिला नहीं सकते, एक बेरिंग 5 इंच की, दो दूसरी बेरिंग 4.25 इंच की, तो सबको तो एक नहीं कर सकते ना। तो अगर स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन है तो उस स्टॉक को उसी की कॉस्ट पर शो करना पड़ेगा जिस कॉस्ट में हुआ आया था। तब सोचना बंद कर दो। अगर ये मेथड तुम्हारा काम कर गया तो इसी मेथड को यूज करना। अगर ये मेथड काम नहीं करता है तुम्हारा, और जनरल आइटम्स है, गेहूं खरीद रहे हैं, गेहूं बेच रहे हैं, गेहूं खरीद रहे हैं, गेहूं बेच रहे हैं, गेहूं खरीद रहे हैं, गेहूं बेच रहे हैं, और अब गेहूं बच गया, कौन सा गेहूं बचा मालूम नहीं, नहीं समझे? कौन सा बचा? अरे कौन सा बताएं, पहले वाले जो दूसरे वाले 10वें में से बचा नहीं मालूम? तो इसके लिए आपके पास दूसरा तरीका दिया हुआ है। या तो आप फीफो मेथड यूज करेंगे, या तो आप
फीफो मेथड यूज करेंगे, या तो आप लिफो नहीं है भाई, वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। या तो आप फीफो मेथड यूज करेंगे या तो वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड यूज करेंगे, या तो फीफो या वेटेड एवरेज, दोनों में से जो समझ में आए आप वो यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट विल ट्राई टू use specific identification method. If it is not work with you, then go with general method, FIFO or weighted average cost method. Clear है? पक्की बात। There are so many different method, कई methods हैं। FIFO जिसको कहा जाता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, नाम सुना है कि नहीं सुना है? नहीं सुना है तो सुन लो, दिस इज द मेथड। एक होता है LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट। एक होता है HIFO, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट। नहीं सुना था क्या? एक होता है वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड, एक होता है सिंपल एवरेज मेथड, एक होता है बेस स्टॉक मेथड, एक स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। बोलो ना। There are so many methods. नॉर्मली आप कोई भी यूज कर सकते हैं? नहीं, AS2 कहता है यही यूज करेंगे। कौन कौन सा? आप ये यूज नहीं कर सकते हैं अकाउंटिंग पर्पस के लिए। तो हम लोग को कितने मेथड पढ़ने हैं? सारे। पढ़ने तो सारे पढ़ेंगे, लेकिन यूज हम लोग जो प्रैक्टिकल करेंगे वो कितने करेंगे? स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन हो, अगर काम कर गया तो ठीक, नहीं तो फिर FIFO या फिर वेटेड एवरेज। ठीक है ना? इसमें कोई डाउट नहीं है। गलत जवाब दोगे? अब जो पढ़ करके आया होगा हमसे तो सही जवाब देगा, वो शांत रहे, और खासकर एक दो लोग। शांत रहोगे? गलत जवाब दोगे ना? अच्छा। पहले से ही मालूम है गलत जवाब देंगे। ये मेरा गोडाउन है, बहुत छोटा गोडाउन है। ये इसका मेन गेट है, ये ट्रक खड़ी है। अब कितना बड़ा गोडाउन है सोच लो। ठीक है ना? हम ये सामान रखते हैं यहाँ लॉट्स पर। ठीक, मान लो पहला लॉट आया मेरे पास 500 कार्टून। कितने कार्टून? फिर दूसरा लॉट आया 500 कार्टून, चलो 600 कार्टून मान लेते हैं, अलग अलग कर देते हैं। तीसरा लॉट आया मेरे पास 700 या 400, थर्ड मान लेते हैं 400। फोर्थ मेरे पास लॉट आया, मेरे पास ये स्टॉक है। अब एक आदमी आया, कहता है हमको 200 कार्टन चाहिए। कितने? 200 कार्टन। तो हम कौन सा मेथड यूज करें? FIFO। चलो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यूज करते हैं। बताओ, जिससे पूछेंगे कहां से दोगे अगर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यूज करते हैं तो? कौन सा वाला? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड? इसमें से? हाँ हाँ बोलो। इसमें से फर्स्ट मेथड है, FIFO मेथड है। ठीक है ना? हाँ बोलो। अरे बोलो ना। अरे बताओ कहां से हम तुमको 200 कार्टन देंगे। हाँ बोलो। हाँ बोलो। कोई भी। हाँ
फर्स्ट ए या फर्स्ट ई? अच्छा हाँ बोलो। हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जिसमें ये मान लिया जाता है पहले सामान आया और पहले गया। हम लोग फीफो मेथड यूज कर रहे हैं। मेरी कंपनी कौन सा मेथड यूज करती है? तो जब भी हम स्टॉक वैल्यूएशन करेंगे हम ये मान लेंगे कि पहले आया पहले गया। तो कहां से निकालेंगे? हम कहीं से भी निकाल सकते हैं। हम तो कह रहे थे गलत जवाब दोगे तुम लोग। पूछो क्यों? हाँ बता। अरे भाई हमने अभी अभी मुंह से यही वर्ड निकाला, हम ये मान लेते हैं कि जो पहले आया था वो पहले निकल गया, ये हम मान लेते हैं। एक्चुअल में कुछ भी करो क्या लेना देना। ये स्टॉक रिमूवल का मेथड नहीं है, स्टॉक वैल्यूएशन का मेथड है। अभी भी नहीं समझ में आई बात? हमारा बिजनेस है भाई, हम कहीं से भी सामान दें। फिर वो बात की बात है। रिमूवल हम कहीं से भी करें, सामान कहीं से निकालें, थर्ड से निकाले, फोर्थ से निकाले, दैट इज अप टू मी, कहीं से भी निकालो। लेकिन जब वैल्यूएशन करेंगे, स्टॉक की वैल्यूएशन करेंगे, तो हम फीफो मेथड से करें वैल्यूएशन, लीफो से करें वैल्यूएशन, रिमूवल जैसे भी हुआ हो, हम सारा का सारा सामान सारा यही बचा। बचा एक्चुअल में कौन सा है? पहला वाला ही बचा है, कोई दिक्कत नहीं। हम फीफो भी मान करके वैल्यूएशन कर सकते हैं, लीफो मान करके वैल्यूएशन कर सकते हैं। अब वेटेड एवरेज में वेट ले लेकर के थोड़ी बेचते हो। अगर हम फीफो की जगह तुम लोग से बोलते वेटेड एवरेज, तब क्या बोलते? सर जो भारी हो उसको पहले निकाल दीजिए। हीफो होता है जो सबसे बड़ा हो, हाईएस्ट हो, उसको निकाले। भैया सब वही है सामान। अब बात समझ में आई? तो नाम से कंफ्यूज मत हुआ करो। चलें आगे। क्वेश्चन है, सॉल्यूशन दो इसका। एक ट्रेडर ने परचेज किया कुछ सामान 85,000 में, तो कॉस्ट कितनी हो गई? परचेज कॉस्ट। और उसमें से कुछ सामान बेच दिया 1,05,000 में। खरीदा कितने में था? परचेज किया था 85 में, लेकिन कुछ सामान बेचा है 1,05,000 में। सारा सामान नहीं बिका है, सम। अच्छा, कहता है एवरेज परसेंटेज ऑफ ग्रॉस मार्कअप इज 25% ऑन कॉस्ट। तो जो भी यहां पर ये प्रॉफिट कमाता है वो 25% ऑन कॉस्ट कमाता है। बोलो। और ओपनिंग स्टॉक है 15,000 का। ओपनिंग स्टॉक कितने का है? सुन लो इधर। कहता है स्टॉक की वैल्यूएशन बताओ, क्लोजिंग स्टॉक कितने का है? बताएं। बस ना यही इंफॉर्मेशन दी थी ना। ये है कॉस्ट, ये है प्रॉफिट, दोनों को जोड़ लो तो बन जाता है सेल प्राइस। हाँ या ना? कॉस्ट में अगर प्रॉफिट जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? तो कहता है आप जो माल बेचते हैं ना, हर 100 रुपए की कॉस्ट पर आप 25 रुपए कमा लेते हैं। यानी आप बेचते 100 रुपए का सामान 125 में लिखा है। ये जो 25 हम कमाते हैं किस पर कमाते हैं? तो कॉस्ट का 25%। बोलो ना, हो गया? तो जो मैंने माल बेचा है वो कितने का बेचा है? तो लिख दो यहां पर 1,05,000। जब 125 पर प्रॉफिट कमाते हैं 25, तो 1,05,000 पर प्रॉफिट कमाएंगे कितना नहीं निकाल सकते? रेशियो। यानी हर 4 रुपए 1 रुपए 5 रुपए, 21,000 आ गया शायद। 21,000। 1,05,000 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 1 करो। 21,000 आ रहा है ना? तो सिंपल दिख रहा है सामने।
कितना आ गया? तो प्रॉफिट हम कितना कमा लिए? आ रहा है 21,000 ना? तो प्रॉफिट हम कितना कमा लिए? 21,000। यानी सामान कितने का बिका था? 84,000 का। कितने का सामान बिका था? 84,000 का सामान बिका था और मेरे पास टोटल सामान था कितने का? 1 लाख का। तो बच कितना गया? 16,000। 1 लाख में से अगर 84,000 का सामान निकल गया तो हाथ में कितने का बचा? 16,000 का। ऐसे निकाल लो या बैलेंसिंग फिगर ले लो कि 1,5 में से 21 माइनस ये बच गया इतना 16, तब भी आएगा। कैसे भी निकाल लो। अगर 1,05,000 का सामान बेचा था, उसमें प्रॉफिट कमाया मैंने 21,000, तो 84,000 का सामान बिका। टोटल था सामान मेरे पास 1 लाख का, 84,000 कब बिक गया तो बचा कितना? क्या दिक्कत आई? पक्का ना? कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। बोलो, है डाउट? मैंने आपको एनआरवी बता दिया है कैसे कैलकुलेट होता है, बता दिया ना? हम लोग कैसे कंपैरिजन करते हैं? लिखते हैं हम कॉस्ट, लिखते हैं हम एनआरवी, लिखते हैं सामान का दाम है 5 लाख रुपए कॉस्ट और एनआरवी है 4 लाख, कितने रुपए पर दिखाएं? 4 लाख। अब आते हैं तुम लोगों से पूछते हैं, हमारे पास ये 4 आइटम हैं, ए की कॉस्ट है 5 लाख और उसकी एनआरवी है 4 लाख। कॉस्ट है 4 लाख, एनआरवी है 6 लाख। 1,50,000 की कॉस्ट है, एनआरवी है 2 लाख। 50,000 की कॉस्ट है, एनआरवी है 20,000। हमें बताओ टोटल कॉस्ट कितने की हो गई? 11 लाख और 12 लाख 20,000। किस पर दिखाएं हम लोग? हर आइटम का देखें, दोनों में से जो कम हो, दोनों में से जो कम हो, दोनों में से जो कम हो और दोनों में से जो कम हो। 970 पर दिखाएं या 1220 पर दिखाएं? अब हमारे सामने तो ये प्रॉब्लम आ रही है कि टोटल स्टॉक की कॉस्ट ले ले सारे और टोटल स्टॉक एनआरवी ले ले सारे, जो दोनों में से कम हो उस पर दिखाएं या आइटम बाय आइटम चलें। टोटल पे नहीं, वेट नहीं पता ना कितना लिखें बैलेंस शीट में, 970 लिखे हैं या 1220 लिखे हैं? बोलो। देखो बच्चों ने कितना सही जवाब दिया, 11 लाख। सर 1220 पर क्यों दिखाएंगे आप? कॉस्ट एनालिसिस व्हिच एवर इज लेस, तो कितने पर दिखाएंगे? 970। आइटम बाय आइटम लेकर के चलते, देखो ना कितना कंफ्यूजिंग आंसर था। तो आइटम बाय आइटम लेकर के चलते हैं और यही चीज लिखी हुई है यहाँ पर कि आप जब भी एनआरवी और कंपैरिजन करेंगे, शुड बी मेड ऑन आइटम बाय आइटम बेसिस। चलें आगे, फिर से लड़ाई करें। हमारे पास रॉ मटेरियल का स्टॉक है, मान लो ये रॉ मटेरियल ही था आपके पास, ए, बी और सी। WIP है और फिनिश्ड गुड्स है, P एंड Q। फिनिश्ड गुड्स है MN। ठीक है, अब लड़ाई करें। ये है 5 लाख, 4 लाख, 2 लाख, 1,60,000, 1 लाख,
2.5 लाख। बताओ टोटल 5 6 7 8, इसका टोटल हुआ 8, इसका टोटल हुआ 8,10,000, इसका हुआ 2 10, इसका हुआ 2, इसका है 7 8। हाँ बोलो कैसे करें? टोटल ले ले 8 2 10 17,10,000 या 8 2 10 8 18,10,000। एक मिनट, यहाँ तो इंडिविजुअल ले ले, मेरी बात समझना। 4 लाख, 1,60,000 और 1 लाख। पहला ये आया एनआरवी, जो दोनों में से कम हो लोअर। इधर देखो 1,60,000, इधर ले लो 3 लाख और 3 लाख। अगर इसका टोटल लेते हो तो कितना आएगा वो बताओ। 6 7 8 20, 14,20,000। कहाँ जाए, हम तो समझ नहीं पा रहे, हम तो कंफ्यूज। हाँ बोलो। या फिर एक और तरीका, ग्रुप ले लेते हैं इन दोनों में से जो कम हो। ग्रुप ले लेते हैं इन दोनों में से जो कम हो। यहाँ ग्रुप ले लेते हैं इन दोनों में से जो कम हो। ये आ गया 17 लाख। कितने तो आंसर आ गए। तो अब आपको कॉस्ट टोटल लेना है या एनआरवी ये लेना है, दोनों में से जो कम हो। तो आप कहेंगे सर 17-10। मैंने कहा नहीं ले सकते क्योंकि आइटम बाय आइटम लेना है। आइटम बाय आइटम जाएंगे तो आंसर आएगा 18,10,000 शायद, जो भी आए। कितना आएगा? आइटम बाय आइटम ये आएगा ना 14,20,000। तो 14-20 पर दिखाएं या 17-10 पर दिखाएं? तो आप कहेंगे 17-10 14-20 पर दिखाइए। और अगर जाते हैं इधर ग्रुप वाइज तो आता है 17 लाख और 17-10। तो 17 लाख पर कहाँ जाए? अब हम यहां पर अगर ग्रुप आपके पास बहुत ज्यादा है तो बेटर टू गो विद द ग्रुप वाइज। ठीक है, यही चीज लिखा है, कोई गलत नहीं है। अगर आप आइटम बाय आइटम चलते हैं दैट इज द बेस्ट वन, उससे अच्छी चीज कोई हो नहीं सकती। लेकिन हजारों आइटम्स हैं, छोटा छोटा बाइफर्केशन है, तो वहां ग्रुप बनाना बड़ा मुश्किल का काम हो जाएगा। ठीक है, तो कहता है इन सम केस नेवरदलेस, तब भी ठीक है, इट मे बी एप्रोप्रिएट, इट मे बी नॉट कंपल्शन, इट मे बी एप्रोप्रिएट, ये ज्यादा सही है कि आप ग्रुप पर जाएं, रिलेटेड आइटम्स को जोड़ करके उनकी कॉस्ट और एनआरवी निकालें। अब बात समझ में आई? तो हम ग्रुप वाइज भी जा सकते हैं, लेकिन बेटर है टू गो विद आइटम बाय आइटम। फर्स्ट विल ट्राई टू पिक द आइटम बाय आइटम। अदरवाइज सिमिलर आइटम्स को एक तरफ कर दिया, सिमिलर आइटम्स को एक तरफ, उनका फिर कॉस्ट और एनआरवी निकाल लिया। अब बात समझ में आई? क्लियर है? सुनो इधर, द कॉस्ट और एनआरवी एंड द इन्वेंट्री वैल्यूएशन ऑफ टू आइटम्स दैट अ कंपनी हैज इट्स इन्वेंट्री। आइटम 2 50,000 45,000। तो किस पर दिखाओगे? आइटम बाय आइटम। 45,000 20,000 और 24,000, तो ये दिखाओगे आंसर 65,000। ये नहीं कि 70 और 69 में से जो कम हो। हम किस पर जाएंगे? आइटम बाय आइटम। क्लियर हुआ? दिस इज योर आंसर। और नीचे वही डिटेल पूरी कहानी लिखी हुई है। समझ में आई बात? इसमें कहीं कोई डाउट? जब भी हम, सुन लो, जब भी हम इसके कैलकुलेशन की बात करते हैं तो हर साल के अंत में बैलेंस शीट की डेट पर इसका रिव्यू होना चाहिए, कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लेस। तो कहता है रिव्यू ऑफ एनआरवी एट ईच बैलेंस शीट डेट। तो एन असेसमेंट इज मेड आउट ऑफ द एनआरवी ऑफ एट ईच बैलेंस शीट डेट। तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो कॉमन सेंस की बात है। जब भी हम बैलेंस शीट बनाएंगे, यस, एट द टाइम ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द बैलेंस शीट वी विल रिव्यू द थिंग्स,
दैट कॉस्ट इज हायर और द एनआरवी इज हायर। ठीक है, कोई नई बात है क्या? हम लोगों ने एक तरह से थ्योरी कंप्लीट कर ली, अपनी थ्योरी कंप्लीट है। अब जो चीजें मैंने स्टॉप की हैं आज, वो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? ये टॉपिक नेक्स्ट सेशन में हमारा क्या हो जाएगा? थैंक यू बच्चों।